अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। मैं आपको यहाँ पे अब जो इस लेक्चर में टॉपिक्स पढ़ाने लगी हूँ, सबसे पहले हमारे पास हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। उसके अलावा बुक का हमने टेस्ट योर सेल्फ सॉल्व करना है। साथ ही साथ हमने सोप की डेफिनेशन देखनी है और स्कम की डेफिनेशन देखनी है। सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम लेक्चर की तरफ चलते हैं और सारी बातों को बारी बारी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस की। हमने ये तो देख लिया कि वाटर हार्ड किस तरह होता है, उसके कॉजेज क्या हैं। साथ ही साथ हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ी और ये भी चीज़ देखी कि आपने टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कैसे करना है। अब हार्डनेस की जहाँ बात कर रहे हैं तो अभी हम ये भी देखेंगे कि आखिर अगर वाटर हार्ड हो जाता है तो उसके नुकसानात क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं हमने। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज वही है जो हमने जहाँ पे वाटर की हार्डनेस की जब बात की और उसकी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसी से लेके हमने पहला डिसएडवांटेज लेके चलना है। वो क्या है कि आपके पास इस तरह से बहुत ज़्यादा अमाउंट सोप की कंज्यूम होती है। क्यों कंज्यूम होती है? क्योंकि देखिए लेदर सही तरह बनेगा नहीं, हार्ड वाटर के सॉल्ट्स हैं, वो सोप को उसका एक्शन करने ही नहीं देंगे। ठीक है? झाग जिसको हम कहते हैं, झाग जब जब तक सही तरह बनेगी नहीं, आपके पास सोप अपना क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब क्योंकि साबुन का क्लीनिंग एक्शन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ होगी आपके पास सोप की। ये जो सोप की ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ हो रही है ना, इस वजह से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो जाएगा, ये फिजिबल ही नहीं रहेगा आपके पास। क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ हो रही है, फिजिबल किस तरह से नहीं रहेगा, उतना ही ज़्यादा साबुन खरीदना भी पड़ेगा, क्योंकि वो ज़ाया हो जाएगा ज़्यादा तो पानी के साथ मिलके। वाटर उसकी लादर बनने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सोप अपना क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। अब आपके पास उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ होने लग जाएगी सोप की, जो कि एक्सपेंसिव हो जाएगा। चाहे आप इस बारे में डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। इसीलिए ज़रूरी है कि वाटर की हार्डनेस को रिमूव किया जाए, नहीं तो आपके पास सोप की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग जाएगी। और ये क्योंकि नुकसान है, इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगली बात कर लेते हैं, आपके पास स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, स्टमक डिसऑर्डर किस तरह से होते हैं? अगर हार्ड वाटर को उसी तरह से पी लिया जाए। अब ये हार्ड वाटर क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा, और जब भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो ये बहुत सारे स्टमक डिसऑर्डर्स कॉज करेगा। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनको हम वाटर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, जिनको अभी हमने आगे पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन वो बीमारियां पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि इस हार्ड वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। अब हमने बात की थी कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बेशक होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी जितनी मर्जी क्वांटिटी ले लें, आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट उसको क्यों कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब ही ये होता है कि आपको उसकी ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, आपको उसकी बहुत ही माइन्यूट सी क्वांटिटी चाहिए। अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ गई तो सबसे पहला नुकसान तो यहीं पे आ जाएगा। उसकी वजह से स्टमक डिसऑर्डर्स के अलावा इन सॉल्ट्स की वजह से किडनी डिजीजेज और बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी तो देखना है कि आपके पास वो मिनरल किस फॉर्म में बॉडी में जा रहा है। हो सकता है कि कार्बोनेट सॉल्ट्स की फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी को जरूरत ही ना हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम की तो हो, लेकिन जब वो कार्बोनेट फॉर्म में आपकी बॉडी में आ रहा है, बाइकार्बोनेट में आ रहा है, सल्फेट में आ रहा है या क्लोराइड फॉर्म में, हो सकता है इनमें से कोई एक ऐसा सॉल्ट हो जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत ही ना हो। ठीक है, तो फिर अब कैल्शियम बेशक आपकी बॉडी में आएगा, कैल्शियम बेशक हमने बात की बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बेशक बोनी स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रहा है कैल्शियम। लेकिन अगर वो किसी ऐसी सॉल्ट फॉर्म में आ रहा है जिसकी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर वो भी चीज़ नुकसान में चली जाएगी। नुकसान किस तरह होता है? नुकसान ह्यूमन बॉडी में इस तरह से होता है, डिजीजेज हो जाती हैं, बीमारियां लग जाती हैं। और सबसे पहले तो बीमारी कौन सी होगी? क्योंकि उस वाटर को पी लिया है, उसको पीने की वजह से आपके पास स्टमक डिसऑर्डर्स कॉज हो जाएंगे। ठीक है, स्टमक डिसऑर्डर्स में डायरिया भी आ जाता है, वॉमिटिंग भी आ जाती है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें जो अभी हमने वाटर बॉर्न डिजीजेस में पढ़ने हैं। तो अभी के लिए सिर्फ ये समझना ज़रूरी ये है कि हम स्टमक डिसऑर्डर्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके अंदर वो वाटर जाएगा ये इस तरह से कि आप उसे पिएंगे, तो वो कौन सी जगह को सबसे पहले अफेक्ट करेगा? वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि आपके वो सॉल्ट्स हैं ऐसे जो सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास 3 जगहों पे ये सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। कौन से सॉल्ट्स? जो आपके हार्ड वाटर में प्रेजेंट हैं। कौन सी वो 3 जगह हैं? स्टीम इंजन, बॉयलर और टरबाइन।
ये तीनों चीजें यूज होती हैं एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में याद रखें कि एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए ये तीनों चीजें यूज होती हैं। आपका स्टीम इंजन हो जाए, बॉयलर हो जाए या टरबाइन हो जाए, पावर प्रोडक्शन होती है फर्दर इससे। खैर उधर तक आप ना जाए, अभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस हो रहे हैं इनमें हार्ड वाटर किस तरह नुकसान दे रहा है। इनमें स्टूडेंट्स ये होता है कि आपके पास जैसे ही हार्ड वाटर इनमें ऐड होता है ना, तो ये हार्ड वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से इनसॉल्युबल सॉल्ट्स? इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का मतलब भी ये है कि जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। जब वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे तो उनकी इन तीनों चीजों के अंदर डेपोजिशन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, डिपॉजिट होंगे वो इन तीनों के अंदर। जैसे ही उनकी डेपोजिशन शुरू होगी तो आपके पास जिस चीज को कहते हैं स्केल्स बनने शुरू हो जाएंगे। और स्केल्स आपके पास सबसे बड़ा नुकसान ये है कि स्केल स्टूडेंट्स हीट रेजिस्टेंट होते हैं। हीट रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि देखें, आपने एनर्जी प्रोडक्शन करनी है, आप कहीं से तो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना। मैं आपको इजी एग्जांपल देती हूँ बॉयलर की। बॉयलर को आप इस तरह से समझे कि कोई ऐसा कंटेनर है जिसमें कोई फ्लूइड बॉयल किया जा रहा है। ठीक है, उसको गर्म किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है उसको हीट देंगे तभी तो वो फ्लूइड गर्म होगा। अंदर उस बॉयलर के अंदर क्योंकि स्केल्स बनने शुरू हो गए हैं, तो अब स्केल्स की फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे उस बॉयलर के अंदर स्टूडेंट्स याद रखना है, आपकी हीट सही तरह फ्लूइड तक नहीं पहुंचेगी। हीट रेजिस्टेंट है ये स्केल्स, ये हीट को रोकेंगे। जब ये हीट को रोकेंगे तो ज्यादा हीट पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो आपको हीट की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। आप सबसे पहले उसकी अमाउंट बढ़ाएंगे। दूसरा क्या होगा स्टूडेंट्स, दूसरा नुकसान ये होगा कि आपके पास यहाँ पे फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा। सिर्फ बॉयलर में नहीं, फ्यूल स्टीम इंजन भी आपके फ्यूल पे चलते हैं, टरबाइन भी फ्यूल पे चलते हैं। आप सबको पता है कि फ्यूल जब तक ऐड नहीं होगा तब तक ये सारे प्रोसेस एनर्जी प्रोडक्शन के किस तरह से होंगे। पढ़े हैं ना हमने, सारे फ्यूल भी पढ़े हैं, जो कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, सारे फ्यूल्स भी हमने पढ़े हैं। अब उन चीज़ों में ना स्टूडेंट्स, आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। नुकसान क्या होगा अब इसका? नुकसान सबसे पहला ये है कि स्टीम इंजन की एफिशिएंसी हो जाएगी कम। एफिशिएंसी का मतलब है कि वो काम उस तरह से कर ही नहीं पाएगा जैसे उसने करना है। तो जितनी एनर्जी प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। खास तौर पे साथ साथ दूसरा नुकसान क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्यूल यूज हो रहा है, तो प्रोसेस एक्सपेंसिव भी हो गया। आप समझ में आई कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने की जरूरत क्यों पेश आती है। दूसरा नुकसान क्या है, बॉयलर्स की बात करते हैं तो बॉयलर जिस कंटेनर में आप किसी फ्लूइड को गर्म कर रहे हैं उसकी अपनी भी तो एक हीट कैपेसिटी है ना, एक ऐसी कैपेसिटी है कि जिससे ज्यादा वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप उसकी हीट बढ़ाते जाएंगे क्योंकि फ्लूइड तक उतनी हीट नहीं पहुंच रही जितना आपको चाहिए, अब अगर आप उसकी हीट बढ़ाएंगे तो बॉयलर की अपनी कैपेसिटी जब पहुंच जाएगी ना, जब आप उस कैपेसिटी को टच करेंगे, नुकसान क्या होगा आपके पास? नुकसान ये होगा कि वो बॉयलर बर्स्ट कर जाएगा। आपका फ्लूइड जाया हुआ, फ्यूल जाया हुआ, साथ ही साथ बॉयलर बर्स्ट कर गया तो बॉयलर भी जाया हो गया। ये है सारे के सारे नुकसानात हार्ड वाटर के। इसी वजह से हमने तरीके पढ़े कि वाटर को सॉफ्ट कैसे करना है। ये याद रखना है, पेपर में डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर पूछे जाते हैं। ये तीनों चीजें मेंशन करना जरूरी है। अगर डिसएडवांटेजेस पूछी जाए तो डिजीजेस डिटेल में मत लिखें, लेकिन ये जरूर बताएं कि स्टमक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। साथ ही साथ जो 3 और नुकसानात हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये लाजमी आपने एज इट इज पेपर में लिखने भी हैं। समझा दिए हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो पेपर में लिखना भी आसान हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ कि सोप आखिर होता क्या है। साबुन आप सबने देखा है। साबुन से रिलेटेड चैप्टर 2 में हमने क्या बात की थी, एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स में, कि आपका जो सोप है वो बेस बना होता है। ठीक है, बेस से बना होता है। अब ये चीज़ें क्यों रिवाइज हो रही हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई डिफिकल्ट चीज़ पढ़ रहे हैं। सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। इनको कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी। अगर समझेंगे कि हर चीज़ अलहदा मुश्किल केमिस्ट्री में, तो फिर आपको भूल भी जाएंगी, मुश्किल भी लगेंगी। सोप के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की हम बात करेंगे। सोप आप सबने याद रखना है, सोडियम सॉल्ट होता है। किसका सोडियम सॉल्ट होता है? आपके पास लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी थी आपके पास। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH का ग्रुप अटैच होता है, कौन सा ग्रुप स्टूडेंट्स याद रखना है, COOH का ग्रुप जब भी अटैच होगा तो आप कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है जिसको हम कहते हैं सोप। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट या एस्टर हमने और कहाँ पढ़ा था, इसका जिक्र और कहाँ किया था? बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में जब हम लिपिड्स को पढ़ रहे थे तब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जिक्र किया था। लेकिन वहां पे क्या बात थी और यहाँ पे क्या बात है, इन दोनों का फर्क समझें। जब लिपिड्स की बात करनी है तो आपने कहना है कि यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे हैं।
ट्राइग्लिसराइड का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, जो लिपिड्स में आएगा, फैट्स में आएगा। अगर आप ट्राइग्लिसराइड्स की बात नहीं कर रहे, और पेपर में मैं क्यों फर्क समझा रही हूँ, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स और उनको समझ नहीं आता कि सोप की बात हो रही है या लिपिड्स की बात हो रही है। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के चेन के साथ अगर लिखा हुआ है, एमसीक्यू में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कि सोडियम सॉल्ट है, तो याद रखना है कि ये सोप है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर सोडियम सॉल्ट का जिक्र नहीं आता स्टूडेंट्स, आपके पास ट्राइग्लिसराइड का जिक्र आता है, तो ट्राइग्लिसराइड आपके पास ये समझे निशानी है आपके पास गैस करने के लिए कि ये बात हो रही है लिपिड्स की। ठीक है, तो सोप क्या चीज है? सोप है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसमें कार्बन की चेन बहुत लंबी होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब होता क्या है कि हार्ड वाटर आप सबको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स में ये जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये आयंस रिएक्ट करते हैं सोप के साथ, और सोप के साथ रिएक्ट करके ये बना देते हैं स्कम। ठीक है, गौर से सुनने वाली बात है। ये स्कम अब क्या चीज होती है? अक्सर आपने नोटिस किया होगा वॉशरूम सिंक्स में आप एक ब्लैक सी लेयर बनने लग जाती है सिंक के ऊपर। स्कम वो चीज होती है। वो बनती क्यों है? क्योंकि आपका वाटर हार्ड होता है, और वाटर की हार्डनेस में जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से निकलते हैं आइंस, और वो आइंस सोप के साथ रिएक्ट करते हैं और स्कम बना देते हैं। ये स्कम क्या चीज होती है? अगर पेपर में पूछा जाएगा कि स्कम क्या चीज है, तो आप सबने याद रखना है कि स्कम आपके पास उन्हीं फैटी एसिड्स के अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं। कहाँ पे फर्क आया है? पहले बात की है सोप की, तो उसको सोडियम सॉल्ट कहा है। अब बात की है हमने स्कम की, तो उसको कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट कहा है। सॉल्ट रहेगा फैटी एसिड का। फैटी एसिड क्या चीज है? यही कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ही बात है, बातें डिफरेंट नहीं है। फैटी एसिड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एक ही बात है, वही एसिड्स हैं। सिर्फ फर्क क्या है? पहले सोडियम सॉल्ट है जब तक, तो वो आपका सोप है। जैसे ही वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट बनेगा, तो वो आपके पास स्कम बन जाएगा। ये स्कम क्या करता है? ये स्कम सोप की एफिशिएंसी को कम कर देता है, सोप के एक्शन को कम कर देता है। इसीलिए हमने वाटर के जब डिसएडवांटेजेस देखे हार्ड वाटर के, तो हमने यही बात की कि क्लीनिंग एक्शन कम हो जाता है। जितना क्लीनिंग एक्शन कम होगा, उतनी सोप की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, साबुन उतना ज़्यादा यूज़ होगा, वो चीज़ उतनी ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं रहेगी, आपके पास एक्सपेंसिव हो जाएगी। ये बातें याद रखने वाली हैं, पेपर में पूछी जाती हैं। पेपर में इसी तरह से आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। स्कम में और जो आपके पास स्केल्स हैं, इनमें डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर ये स्केल्स आपके पास स्केल्स की जब बात करें, तो आप इनको बॉयलर स्केल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बॉयलर्स में इनकी स्टडी बहुत ज़्यादा की जाती है, तो आप इसको बॉयलर स्केल्स भी कह सकते हैं। बॉयलर स्केल्स का क्या मतलब है? बॉयलर्स के अंदर उनकी प्रोडक्शन हो रही होगी, मतलब वो उसके अंदर बन रहे हैं, उसके अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, ये फर्क समझ में आ रहे हैं? ये सारे के सारे डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास पेपर में हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो इसीलिए ये मुश्किल नहीं है। 3 पॉइंट्स हैं सिर्फ। 3 पॉइंट्स आपको आते होंगे तो आप बड़े आराम से शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे। साथ ही साथ ये भी पूछ लिया जाता है, हमारी बुक में येलो बॉक्स में ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है कि सोप फॉर्मेशन क्या होती है, सोप क्या चीज़ है, स्कम क्या चीज़ है। तो याद रखना है कि जो सोप होता है, कभी भी उसका क्लीनिंग एक्शन अगर कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सोप आपके पास सही नहीं है। सोप हमेशा ठीक होता है, वाटर की वजह से उसका क्लीनिंग एक्शन हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आइंदा ध्यान रखिएगा, अगर आपका सोप सही तरह से लेदर नहीं बना रहा, तो याद रख लीजिएगा कि ये आपके पास जो वाटर है वो हार्ड वाटर है, और हार्ड वाटर कभी भी अगर है भी घर में, तो कभी भी आपने उसको उसी तरह से पीना नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो टैप वाटर होता है उसको बॉईल करके पीना चाहिए, ताकि अगर उसके अंदर कोई सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं जो कि वाटर को हार्ड बना रहे हैं, तो उन सॉल्ट्स का रिमूवल हो सके। ठीक है, ये इसीलिए सारी एहतियात कही जाती है और बार बार रिपीट की जाती है। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कम और सोप का डिफरेंस दोनों का। और साथ ही साथ मैं इनका डिफरेंस बताते हुए लिपिड्स का डिफरेंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तीनों में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेजेंस है। तीनों में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस होने की वजह से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पता नहीं कौन सी चीज़ का कहाँ पे जिक्र है। लिपिड्स की बात होगी तो ट्राइग्लिसराइड्स का जिक्र आएगा, आपके पास सोप की बात होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होगा, और फिर अगर स्कम की बात होगी तो फैटी एसिड्स के कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होंगे। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, यही सॉल्ट्स इनसॉल्युबल जो होते हैं यही स्केल्स भी बनाते हैं, यही स्कम फॉर्मेशन भी करते हैं। दोनों चीज़ें लेकिन हैं डिफरेंट। स्कम फॉर्मेशन क्या होता है कि स्कम बनने की वजह से सोप का एक्शन कम हो जाता है, और स्केल फॉर्मेशन की वजह से आपके पास एनर्जी कंजम्पशन कम होती है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो फर्क लेके चलना है, समझ के चलना है, क्योंकि डिफरेंस समझ में नहीं आएगा पेपर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स कंफ्यूज हो जाएंगे।
इसलिए इनको रिवाइज ज़रूर करना है इसके बाद। स्टूडेंट्स, अब हम जो चीज़ पढ़ने लगे हैं वो है हमारे बुक के क्वेश्चंस। और जिस तरह हमारा हमेशा से पैटर्न रहा है कि पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, उसका पूरा हम देखते हैं कि आखिर उसमें लिखा क्या हुआ है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि पेपर में अगर वो क्वेश्चंस आ जाएं तो हमने कैसे सॉल्व करने हैं। इसी तरह से हमारे बुक का टेस्ट योरसेल्फ है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं उन्हीं टॉपिक से जो अभी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर यही क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आते हैं तो इनको सॉल्व कैसे करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जौन से आपको पॉइंट्स बताए जाएं वो लाजमी मेंशन करने हैं अपने पेपर में, क्योंकि इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। खास तौर पे इन सब से रिलेटेड आपके पास केमिकल रिएक्शंस हैं, तो केमिकल रिएक्शंस मेंशन करना ज़रूरी है। तो उस तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की, विच इज़ विच सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए, वाटर की जब हार्डनेस की बात आएगी तो जो सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट लिया है, आपके माइंड में आएगा कि कार्बोनेट्स भी होते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, सल्फेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, देयर आर सो मेनी सॉल्ट्स। लेकिन वो सॉल्ट्स हैं किस चीज़ के, ये चीज़ मेंशन करना पेपर में बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सबने याद रखना है कि जब आप सॉल्ट्स को मेंशन कर रहे होंगे ये बताएं, लाजमी बताएं कि किस एलिमेंट के या किस मेटल के सॉल्ट्स हैं वो। तो आपके पास वो सॉल्ट्स आप सबको पता है कैल्शियम के होते हैं और मैग्नीशियम के होते हैं। अब जब ये सॉल्ट फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये दोनों आपके पास जो एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं ये डाइवेलेंट आयन बन जाते हैं। डाइवेलेंट आयंस का क्या मतलब होता है कि इनके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो +2 का चार्ज आ जाता है। +2 का चार्ज आप सबको पता है क्यों आता है, क्योंकि ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हमेशा अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पहले 20 एलिमेंट्स को याद कर लें। अगर उनको याद कर लेंगे तो आपको ये सारे इनकी आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी होती है वो सब कुछ बड़े आराम से समझ आ जाएगी। ये भी पता लग जाएगा कि अगर ये सॉल्ट फॉर्मेशन में जाते हैं तो किस तरह के सॉल्ट्स बनेंगे। आपके पास जब कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स बनाएंगे तो इनके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इस वजह से जो सॉल्ट्स बनेंगे उनके ऊपर चार्ज भी बिल्कुल सेम आएगा। अब आपके पास जो सॉल्ट्स बनेंगे, आगे अब ये नहीं करना कि इस क्वेश्चन का बस बताया कि कौन से एलिमेंट्स हैं और आपने आंसर कंप्लीट कर दिया। ऐसे नहीं करना, ये बताना ज़रूरी है कि जो सॉल्ट्स बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम तो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम किस तरह के सॉल्ट्स बना रहे हैं। तो आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स आ जाते हैं और सल्फेट्स आ जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, फिर आपने डिटेल नहीं बतानी आगे हार्डनेस की, क्योंकि आपको पता है टाइप्स है, आपके पास टेम्परेरी हार्डनेस है और परमानेंट हार्डनेस है। फिर आपने टाइप्स की तरफ नहीं जाना अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आपने डिटेल में बताना है कि टेम्परेरी हार्डनेस में कौन से सॉल्ट्स होते हैं और परमानेंट में कौन से होते हैं। ठीक है, अभी हम इनको डिस्कस करें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जब भी सॉल्ट्स को मेंशन करें ये लाजमी मेंशन करें कि आपके पास सॉल्ट आखिर बन किस चीज़ के रहे हैं, उसके बाद बताएं कि कौन कौन से सॉल्ट्स हैं। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने बता दिया क्योंकि अगले क्वेश्चन हमारे इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से इनके आंसर्स आगे भी डिटेल में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ रिमूविंग द टेम्परेरी हार्डनेस बाय बॉइलिंग वाटर। मैंने आप सबको बताया था कि आपके पास जो हार्डनेस की 2 टाइप्स हैं, इनका रिमूवल तो करना है ना, टेम्परेरी हार्डनेस हो या परमानेंट हार्डनेस हो, क्योंकि आपने इनको रिमूव करना है। तो इनको रिमूव करने के पीछे जो केमिस्ट्री है, जो प्रिंसिपल है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना आसान है। कैसे आसान है, आपने बस बॉयल करना है उस वाटर को जिसके अंदर ये टेम्परेरी हार्डनेस हुई हुई है, आपने उसको बॉयल करना है और सारी की सारी उसकी जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। यही आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया कि आपने उसकी केमिस्ट्री एक्सप्लेन करनी है। केमिस्ट्री में आप सबको पता है अगर हम टेम्परेरी हार्डनेस की बात कर रहे हैं तो कौन सा सॉल्ट होगा, हमारे पास कोई ना कोई बाइकार्बोनेट होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेंगे, कैल्शियम का सॉल्ट सपोज कर लेते हैं और रिएक्शन में आपने इसका बाइकार्बोनेट लिखना है। ये है अब आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑलरेडी एक्वस फॉर्म में है, जिसका मतलब क्या है कि क्योंकि ऑलरेडी वाटर में प्रेजेंट है और वाटर में प्रेजेंट है तभी तो वाटर को टेम्परेरी ये हार्ड कर रहा है। ठीक हो गया। अब आपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट को सिंपली क्या करना है, बॉईल कर देना है। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना इसीलिए ईजी होता है क्योंकि अगर आप वाटर को सिर्फ बॉईल कर देंगे ना तो आपके पास उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी।
अब आपके पास ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट है। याद रखना है कि जब ये इक्वेशन लिखनी है साथ में ये भी बताना है कि आपके पास सॉल्ट कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है इसीलिए ये वाटर को हार्ड कर रहा है। ठीक है, इसे ये बताना जरूरी है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट आपके पास सॉल्युबल है। अब इस सॉल्ट को जैसे ही आपने हीट करना है तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हम सब ने पढ़ा है कि ये आपके पास कौन सा सॉल्ट होता है जो इनसॉल्युबल होता है, जो वाटर में क्योंकि सॉल्युबल ही नहीं होता, इसी को लाइमस्टोन भी कहते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होता इसलिए इसके वाटर में मौजूदगी की वजह से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। साथ ही साथ आपके बॉइलिंग में और क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट्स में आएंगी, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और वाटर एज इट इज आपके पास वाटर अलहदा हो जाएगा। अब आपने ये जो रिएक्शन हुआ है, बॉईल किया वाटर को, रिएक्शन हुआ, इससे पता कैसे चलेगा कि आपके पास वाटर की जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो रिमूव हो गई है? उसका ऐसे पता चलेगा कि ये जो वाटर है इसमें वाटर तो हो गया अलग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वेपोरेट कर जाएगी, पीछे क्या चीज़ रह जाती है? पीछे रह जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्ट। ये सॉल्ट क्योंकि वाटर में इनसॉल्युबल होता है इसीलिए ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, वाटर जिस भी कंटेनर में आप इसको बॉईल कर रहे हैं ना उसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स नजर आ जाएंगे। अभी तक आप सबको पता होगा कि प्रेसिपिटेट्स क्या चीज़ होते हैं, इनको कैसे अलग करते हैं, क्योंकि बहुत चैप्टर्स में हमने इनकी बहुत डिटेल में बात कर ली है। प्रेसिपिटेट्स को कैसे अलग करना है, इजीली आप उसको फिल्टर कर दें, पानी अलग हो जाएगा, आपका प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जो वाटर की हार्डनेस है वो ख़त्म हो गई है। इसीलिए रिएक्शन पेपर में लिखना है, साथ साथ ये भी बताना है कि ये वाला जो सॉल्ट है सॉल्युबल है, इसलिए तो ये वाटर को हार्ड कर रहा था, और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है। कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि आपके पास ये सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। जिप्सम और लाइमस्टोन, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी के बारे में भूलना नहीं है क्योंकि पेपर में ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में काउंट होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमने टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए स्लेग लाइम का तरीका पढ़ा था, वो भी लिख दें। लेकिन आपसे जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हमेशा उस तरह की बात लिखा करें। यहाँ पे आपसे सिर्फ बॉइलिंग वाटर का पूछा गया कि अगर आप बॉयल करते हैं तो क्या होगा। स्लेग लाइम का तरीका आप सबको पता है डिफरेंट है, इसलिए वो यहाँ पे मेंशन नहीं करना। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है हाउ टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, तब आप दोनों तरीके लिखेंगे, और दोनों तरीकों में आपका एंड रिजल्ट यही है कि प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे किस सॉल्ट के, जो इनसॉल्युबल है। जो सॉल्ट इनसॉल्युबल है वो क्योंकि प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, वो अलहदा हो जाएगा। वाटर अब आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया? हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में। इसी प्रोसेस को कहते हैं वाटर सॉफ्टनिंग। साथ ही साथ इस प्रोसेस को याद रखना, इस रिएक्शन को याद रखना मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे कि आपके पास हार्डनेस किस तरह कॉज होती है, उसमें हमने यही रिएक्शन पढ़ा था कि आपके पास रेन वाटर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होगा और आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट को अपने अंदर सॉल्युबल कर लेगा। क्यों हुआ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल? इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसीलिए माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट के सॉल्ट को हीट कर दिए तो क्या अब ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से रिएक्ट करके इस सॉल्ट को नहीं बना देगी? लेकिन आप इक्विलिब्रियम के रूल्स को याद रखें। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब तक ये कंटेनर के अंदर रहेगी तब तक तो शायद ये रिएक्शन आप रिवर्स में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ओपन कंटेनर है, गैस वेपोरेट कर जाएगी, तो फिर आपके पास उतने रिएक्टेंट्स ही मौजूद नहीं है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट दोबारा बन सके। ठीक है, रिएक्शन वही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी सी कंडीशंस चेंज है, और आपने बस रिएक्शन वही है उसको ऑपोजिट करके लिख दिया है। या इस तरह से मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं। दोबारा से पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन आए आपने उसी तरह उसके आंसर को प्रोसीड करके लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का प्रिंसिपल आपसे पेपर में पूछा जाए, प्रिंसिपल आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री, दोनों का मतलब एक ही है कि केमिस्ट्री क्या हो रही है या प्रिंसिपल क्या फॉलो हो रहा है। आपके पास टेम्पररी हार्डनेस की केमिस्ट्री या प्रिंसिपल और है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की केमिस्ट्री या प्रिंसिपल और है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? हमने देख लिया कि टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सिर्फ बॉइलिंग की जरूरत थी, बॉयल किया और आपके पास टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो गई। लेकिन अब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए याद रखना है, आप इसको कभी भी केमिकल्स के बगैर रिमूव नहीं कर सकते। केमिकल्स की आपको जरूरत पड़ेगी हमेशा। तो प्रिंसिपल पूछा जाए कि आपके पास प्रिंसिपल क्या है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का, या आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री क्या है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की, हमेशा याद रखना है, मेंशन करना है अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर में, कि आपके पास जब तक आप वाटर में केमिकल्स ऐड नहीं करेंगे तब तक परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं होगी। ठीक है,
जब आप इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे होंगे क्वेश्चन को जिसमें स्पेसिफिकली हार्डनेस की टाइप बता के पूछा गया है, आपने साथ में ये भी बताना है कि कौन से सॉल्ट्स हैं जो उसको हार्ड कर रहे हैं। आप सबको पता है कि टेम्पररी हार्डनेस के लिए सॉल्ट डिफरेंट होता है, परमानेंट हार्डनेस के लिए सॉल्ट डिफरेंट होता है। अब टेम्पररी हार्डनेस में तो हमने देख लिया कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट यूज हो रहा है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस में कौन कौन से सॉल्ट्स यूज होते हैं आप सबको याद होगा। हमारे पास सल्फेट्स होते हैं और क्लोराइड्स होते हैं। किसके सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं वो बातें वही पुरानी है, नथिंग न्यू। आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स होंगे और क्लोराइड्स होंगे। तो इस तरह से केमिकल ऐड किए बगैर आप कभी भी यहाँ से क्या नहीं कर सकते, इन सॉल्ट्स को रिमूव नहीं कर सकते। अब हम ये देख लेते हैं, उन्होंने प्रिंसिपल तो पूछ लिया है लेकिन एक रिएक्शन मैं आपको जरूर बताऊंगी साथ में, ताकि आपको पता हो कि अगर पेपर में पूछा जाए तो सिर्फ बात लिख के खत्म नहीं करनी। जिस टॉपिक में केमिकल रिएक्शंस गिवन है वो टॉपिक के साथ उन रिएक्शंस को लाजमी लिखे, तब जाके पता लगता है कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, परमानेंट हार्डनेस की बात हो रही है। कौन सा केमिकल यूज करेंगे, हमने सबसे पहला जो पढ़ा था वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हम यूज कर लेंगे। वॉशिंग सोडा क्या चीज होती है आप सबको याद होगा अब तक। हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का हमने रिएक्शन करवा देना है स्टूडेंट्स यहाँ पे उस सॉल्ट से जिसको हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किस सॉल्ट को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम या तो सल्फेट को रिमूव कर रहे हैं या क्लोराइड को। तो हम अभी ये सपोज कर लेते हैं कि जिस सॉल्ट को रिमूव कर रहे हैं वो हमारे पास सल्फेट है। अब सल्फेट को रिमूव करना है, सल्फेट अलहदा से तो लिखा नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है आप या तो कैल्शियम सल्फेट लिखेंगे या मैग्नीशियम सल्फेट लिखेंगे। बुक में दोनों रिएक्शंस गिवन है, पेपर में भी दोनों रिएक्शंस ही लिखने हैं। मैं आपको एक रिएक्शन लिख के सिर्फ समझा देती हूँ कि किस तरह से आपने इसको पेपर में लिखना है। हम कैल्शियम सल्फेट इस वक्त सपोज कर लेते हैं और कैल्शियम सल्फेट का रिएक्शन हमने करवा दिया है वॉशिंग सोडा से। इजी रिएक्शन है, आप सबको पता है, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, सोडियम के साथ सल्फेट आ जाएगा और कैल्शियम के साथ कार्बोनेट आ जाएगा। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आप प्रिडिक्ट ना कर सकें। बहुत थोड़े रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके प्रोडक्ट्स प्रिडिक्टेबल नहीं होते, वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस होते हैं। बाकी जितने आपके पास रिएक्शंस है, मेजॉरिटी केमिस्ट्री में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को बड़े आराम से रिएक्टेंट्स देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात भी है, कहा वैसे मैंने आपको एक दफ़ा था कि कार्बोनेट्स यहाँ पे भी आपको रिएक्टेंट में नजर आए तो यूँ समझें कि प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लेकिन हर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा। बहुत थोड़े प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आप देखेंगे एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं। कार्बोनेट्स हो, बाइकार्बोनेट्स हो, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन केमिस्ट्री हमेशा प्रिडिक्टेबल तरीके से नहीं चलती। केमिस्ट्री में मैंने आपको पहले ही बताया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो जिस तरह हो रहे होते हैं नेचर में अल्लाह ताला की तरफ से, हमें उनको वैसे ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपके पास कार्बोनेट है रिएक्टेंट साइड पे, लेकिन ये कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेगा, बल्कि ये पूरा का पूरा कार्बोनेट ही आपके कैल्शियम के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो आपके प्रोडक्ट साइड पे सबसे पहले सोडियम सल्फेट बन जाएगा। सोडियम सल्फेट के बनने के साथ साथ आपके पास जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हम सब ने पहले ही बात कर ली है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्ट होता है ये इनसॉल्युबल होता है, ये अलहदा हो जाता है। और सोडियम सल्फेट जो बना है ये भी सॉल्युबल नहीं होगा, ये भी अलग हो जाएगा। ये दोनों सॉल्ट्स क्योंकि इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, तो परमानेंट हार्डनेस इस तरह हो जाएगी रिमूव। परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग जो जितने सॉल्ट्स हैं वो वैसे ही निकल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन किस प्रोसेस से रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन वाटर सॉफ्टनिंग से रिलेटेड है। वाटर को सॉफ्ट करना ज़रूरी है, आप सबको पता है कि इंडस्ट्रियली उसके कितने नुकसान हैं अगर आप वाटर को सॉफ्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस उससे रिलेटेड हैं। आपको पेपर में जाहिर सी बातें बता दिया जाएगा कि कौन सी हार्डनेस रिमूव करने की बात हो रही है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। लेकिन अगर स्पेसिफाई ना किया हो, लॉन्ग क्वेश्चन में जिस तरह आ जाता है हाउ टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, वहां पे अब आपने टेम्परेरी हार्डनेस भी मेंशन करनी है, परमानेंट हार्डनेस भी मेंशन करनी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी हार्डनेस ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करें साथ में सॉल्ट स्पेसिफाई जरूर करें, क्योंकि विद द टाइप आपका सॉल्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो फिर उससे क्या होता है कि यूं लगता है स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट पे बात नहीं आने देनी, इसी वजह से आपने पूरे पूरे रिएक्शन लिखने, मेंशन करना है कि कौन सा सॉल्ट है जो हार्डनेस को कॉज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है हाउ डज एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सोडियम कार्बोनेट क्या चीज़ है, हमें ऑलरेडी पता है। सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग सोडा है जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, एक रिएक्शन हमने लिख लिया जिसमें हमने कैल्शियम सल्फेट यूज़ किए। मैग्नीशियम सल्फेट का रिएक्शन रह गया जो हमारी बुक में भी गिवन है, इसलिए हमें आना भी चाहिए, हम वो रिएक्शन लिख लेते हैं। लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा और सोडियम कार्बोनेट की बात होगी, आपने दोनों सॉल्ट्स का जिक्र करना है।
कैल्शियम सल्फेट का भी जिक्र करना है, मैग्नीशियम सल्फेट का भी। कैल्शियम सल्फेट का जिस तरह हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट की बात कर लेते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट है और हम सबको पता है कि सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा वो केमिकल है जो हम यूज कर रहे हैं सिर्फ इस चैप्टर से नहीं, आपने सॉल्ट्स के चैप्टर में भी इस सॉल्ट को ऑलरेडी पढ़ा है। इस केमिकल को हम वॉशिंग सोडा को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सॉल्ट्स के टॉपिक में। इसी वजह से इसका नाम आपको ऑलरेडी आना चाहिए। यहाँ पे अगर नहीं पहले आता था तो यहाँ पे रिवाइज कर ले, लेकिन बुक में क्योंकि ये 2-3 जगहों पे यूज हो रहा है इसलिए इसको भूले ना। यहाँ पे हम यूज कौन सा सॉल्ट करेंगे, अब कौन सा ले रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट का रिएक्शन होगा इसी सोडियम कार्बोनेट के साथ, और प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी। एक तो आपको पता है ऑलरेडी सोडियम सल्फेट एज इट इज आ जाएगा, और दूसरा आपके पास यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना था, यहाँ पे अब आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, और इस तरह से वाटर की हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। इट डजेंट मैटर कि आपके पास वाटर में मैग्नीशियम का सॉल्ट था या कैल्शियम का सॉल्ट था। अगर वॉशिंग सोडा यूज कर लिया है विच इज सोडियम कार्बोनेट, अगर इसको यूज कर लिया है तो इसका मतलब है वाटर की हार्डनेस बड़े आराम से रिमूव हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। इसके अलावा एक और केमिकल भी है, आप सबको याद होगा, जियोलाइट, लेकिन वो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, उसकी बात भी हम नेक्स्ट पोर्शन में करेंगे। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये है, हाउ डज सोडियम जियोलाइट सॉफ्टन वाटर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम जियोलाइट क्या चीज़ है। हम सबने बड़ी डिटेल में इस बात को पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी था कि सोडियम जियोलाइट आपके पास आयन एक्सचेंजर है। ठीक है, आयन एक्सचेंजर है, उसका क्या मतलब होता है, इस बात का मतलब ये है कि ये आयंस को एक्सचेंज कर देगा, और जो आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है वाटर में उनकी जगह ऐसे आयंस को जाके रिप्लेस करेगा जो आयंस आपके पास वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएंगे। मकसद तो यही है ना कि जो सॉल्ट आपके पास वाटर में सॉल्युबल होके वाटर को हार्ड कर रहे हैं, उन सब सॉल्ट्स को इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट किया जाए। उसी मकसद को पूरा किया जा रहा है यहाँ पे। अब हमारे पास क्या होगा कि सोडियम जियोलाइट यूज होगा। सोडियम जियोलाइट को हम आयन एक्सचेंजर भी कहते हैं। आयन एक्सचेंजर होता है, साथ ही साथ इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये रेजिन है, ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका रेजिन ही तो बेसिकली यूज़ हो रहा है इस रिएक्शन में। ये रेजिन है, किसका रेजिन है, ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का रेजिन है। ये आपको पूरा फॉर्मूला आना चाहिए इसका केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि इसका केमिकल फॉर्मूला पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, आपके पास ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का रेजिन है। अब इस रेजिन को हमने यूज़ करना है, और आप सबको पता है कि पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है हमने उसको यूज़ नहीं करना, बल्कि हमने उसकी जगह क्या लिख देना है, हमने उसकी जगह इसको जियोलाइट लिख के उसी तरह से स्पेसिफाई कर देना है। ठीक है, किस तरह से होगा, आपके पास ये रेजिन है, किसका रेजिन है, सोडियम का रेजिन है, तो इसी तरह से हमने बस इसको स्पेसिफाई करना है। कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सोडियम जियोलाइट, ये इस तरह से आपके पास रिएक्शन में यूज होगा। और साथ में अब आपने सॉल्ट कौन सा यूज करना है, क्योंकि ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका है। तो परमानेंट हार्डनेस में आपको पता है या तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट होगा या क्लोराइड होगा। हम सल्फेट ही यूज कर लेंगे यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे कौन सा सल्फेट यूज करते हैं, कैल्शियम का यूज कर लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट आप ले लेंगे इधर, और यहाँ पे किस तरह आयन एक्सचेंज होगा, सोडियम की जगह अब कैल्शियम जाके अटैच हो जाएगा। जाहिर सी बात है पॉजिटिव आयन की जगह पॉजिटिव आयन ही आएगा, नेगेटिव आयन तो वहां आ नहीं सकता। तो इसी तरह से आपके पास ये रिएक्शन प्रोसीड होगा कि सोडियम और कैल्शियम एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे। रिप्लेसमेंट की वजह से आप कहते हैं कि ये आयन एक्सचेंजर है सोडियम जियोलाइट। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम, और जियोलाइट आपने एज इट इज लिख देना है उसका, क्योंकि फॉर्मूला बहुत लेंथी है और चेंज एज सच कोई आ नहीं रहा रिएक्शन में, इसलिए हम उतना लंबा फॉर्मूला याद भी नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस का वो पार्ट भी नहीं है। यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट आप सबको पता है सोडियम सल्फेट। अगर आप गौर करें कि हमारे पास जो जितने रिएक्शन हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के, उन सब में हमारे पास एक प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट ज़रूर है। ठीक है, तो इस वजह से इस रिएक्शन को याद करने का तरीका मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी रिएक्शन है, क्योंकि कौन सा फार्मूला याद करना है, सिर्फ आपने ये देखना है कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का फार्मूला क्या है, वो आपको सही तरह याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में उससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है। साथ ही साथ ये भी स्पेसिफाई करें कि ये रेजिन है। ठीक है, रेजिन यूज करेंगे ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब क्योंकि ये रेजिन आपके रिएक्शन में यूज हो रहा है ना, ये रेजिन यूज हो रहा है अब इस रिएक्शन में, और किस तरह से यूज हो रहा है कि ये वाटर के अंदर से उन सॉल्ट्स को रिमूव कर रहा है जो वाटर को हार्ड कर रहे हैं। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि हमने इस जियोलाइट को रीजनरेट करना है। केमिस्ट्री में
केमिस्ट्री में वैसे भी मकसद ये होता है कि आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, कोई भी प्रोसेस जो इंडस्ट्रियली हो रहा है या कहीं पे भी हो रहा है, उसमें अगर कोई रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो रॉ मटेरियल किसी ना किसी तरह आपके पास रिकवर हो जाए। अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, तो उसमें आप ये बात और भी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी हमने ये करना है कि हमने वो स्टेप देख लेना है कि जिसमें हम इस रेज़िन को रिकवर करेंगे। क्या तरीका है, आपने सोडियम का बनाना है ना रेज़िन, मतलब क्या कि ज़ियोलाइट के साथ सोडियम अटैच होना चाहिए। कोई भी सोडियम सॉल्ट आपने ऐड कर देना है अब इस कैल्शियम ज़ियोलाइट के साथ। ये प्रोडक्ट बन गया क्योंकि इसको हमने वापस से कन्वर्ट करना है उसी चीज़ में जो हमारे पास ऑलरेडी ज़ियोलाइट यूज़ हो रहा है। हम क्या करेंगे, कैल्शियम ज़ियोलाइट का रिएक्शन करवा देंगे सोडियम क्लोराइड के साथ। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कैल्शियम ज़ियोलाइट का रिएक्शन करवा देंगे सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ करना है। कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब होता है कि वाटर की क्वांटिटी हो कम और सॉल्ट की क्वांटिटी हो ज़्यादा, ठीक है। हमने इसमें क्या करना है कि सॉल्ट यूज़ करना है जो सोडियम क्लोराइड, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म रखनी है ताकि ये सोडियम बहुत आराम से इस कैल्शियम को रिप्लेस कर ले। यहाँ पे ये रिप्लेस करेगा तो आपका ज़ियोलाइट दोबारा से रीजनरेट होगा, वरना वो रीजनरेट नहीं हो सकेगा। तो आपके पास इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म हो और ऐसी फॉर्म हो जिसमें सोडियम आयंस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफाई ज़रूर करें इस बात को अपने, जब आप इन सारी बातों को लिख रहे होंगे ना, एक्सप्लेन कर रहे होंगे क्वेश्चन में, तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करें कि सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए ताकि सोडियम आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा हो। और वो जो आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो क्यों होती है, ताकि वो बड़े आराम से दूसरे आयन को रिप्लेस कर सकें। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगी आपके पास, फिर से सोडियम ज़ियोलाइट जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो दूसरा प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, वो आप सबको पता है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड रिएक्शन अगर बुक में नहीं याद हो रहे बुक से, तो आपने वैसे भी 9th में बैलेंसिंग के सारे रूल्स पढ़े हैं। दोबारा से खुद से प्रैक्टिस किया करें रिएक्शंस को बैलेंस करने की। देख लें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, और फिर खुद ही देखें कि आप उनको बैलेंस कर सकते हैं या नहीं। बैलेंस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स के रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। ये जो मोल्स के नंबर लिखे होते हैं ना, इसके वाकई रट्टे मत मारें। केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इनको बैलेंस करने का खुद से तरीका सीखें। बस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को याद करें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे यूज़ हो रही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आपके पास ज़ियोलाइट दोबारा से रिकवर हो गया है, रीजनरेट हो गया है। अभी भी अगर कोई वाटर ऐसा है जो अभी भी हार्ड है, तो उसमें हम इस ज़ियोलाइट को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से हमारा जो ज़ियोलाइट है वो ज़ाया भी नहीं होगा, ख़त्म भी नहीं होगा, और हमारे पास रीजनरेशन भी हो जाएगी। किस चीज़ की रीजनरेशन, उसी रेज़िन की जिससे हमने वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है। परमानेंट हार्डनेस से रिलेटेड जब भी आपके पास सोडियम ज़ियोलाइट का क्वेश्चन आएगा, आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, हमेशा आपने यही करना है कि आपने इसको स्पेसिफाई ज़रूर करना है कि आप इस रेज़िन को रीजनरेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है। इस रेज़िन को जैसे ही रीजनरेट करेंगे तो आपके पास ये दोबारा से वाटर में यूज़ हो सकता है, जितना मर्जी फिर वाटर हो, उसकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल्स, हाउ आर दे रिमूव्ड। बॉयलर स्केल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है। वैसे डिटेल में बात हो गई है। बॉयलर स्केल स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि आपके पास हार्ड वाटर के जितने सॉल्ट्स बनते हैं ना, ये सॉल्ट्स जिस भी आपके कंटेनर में मौजूद होंगे, वहाँ पे ये अपने निशान इस तरह से छोड़ने शुरू कर देंगे कि उनको हम कहते हैं बॉयलर स्केल्स, ठीक है। आपके पास ये सॉल्ट्स होते हैं और ये आपके कंटेनर के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट का मतलब है कि वहाँ पे ये पड़े रहते हैं, ठीक है। आप इनको वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। अब क्योंकि हमने इसकी डिटेल पढ़ी है कि बॉयलर स्केल्स आपके पास हीट रेजिस्टेंट होते हैं। बॉयलर स्केल्स के हीट रेजिस्टेंट होने की वजह से ये होता है कि आप अगर किसी, जिस तरह एग्जांपल ले लेते हैं, बॉयलर है, उसमें कोई फ्लूइड गर्म कर रहे हैं, तो आपके पास क्योंकि अब ये बॉयलर हीट रेजिस्टेंट हो जाएगा। हीट रेजिस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि वो स्केल फॉर्मेशन हो गई हार्ड वाटर के सॉल्ट्स की वजह से। जैसे ही आपके पास वो हीट रेजिस्टेंट होगा, अब आपको फ्लूइड को गर्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी का फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि बॉयलर्स तो वैसे ही स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि ये बॉयलर फट जाते हैं, ठीक है। ये क्योंकि बिल्कुल सेंसिटिव मटेरियल होता है, इसका ख्याल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो ये बर्स्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आप क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो बात कर लेते हैं कि हाउ आर दे रिमूव्ड। रिमूव करने का तरीका यही है जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका है, क्योंकि ये हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से ही तो बॉयलर स्केल्स बनते हैं।
तो आप वाटर को प्योरीफाई कर दें, वाटर को सॉफ्ट कर दें, हार्डनेस उसकी खत्म कर दें, आपके पास बॉयलर स्केल्स बनने खत्म हो जाएंगे। हमेशा याद रखना है, पेपर में ये चीज़ भी पूछी जाती है कि बॉयलर स्केल्स का नुकसान क्या होता है। बॉयलर स्केल्स का नुकसान ये होता है स्टूडेंट्स के आपके पास जो भी मौजूद है कंटेनर, एक तो क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट हो जाता है, उसमें अब क्या होगा कि वाटर जो फ्यूल है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होगी। फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होने की वजह से सबसे पहली बात, फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरी बात क्या हुआ कि जो पावर जनरेशन या एनर्जी जनरेशन जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, वो उतनी क्वांटिटी में कंटिन्यू नहीं करेगी, और जब वो उस तरह से कंटिन्यू नहीं करेगी तो उसका नुकसान ये होगा कि आपके पास एक तो अगर बॉयलर है तो वो बर्स्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। बॉयलर का तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि अगर उसको, क्योंकि देखें हर कंटेनर की हीट बर्दाश्त करने की भी एक रिक्वायरमेंट होती है, एक कैपेसिटी होती है। अगर आप उससे ज़्यादा हीट उसको देते जाएंगे कि अंदर जो फ्लूइड पड़ा है वो गर्म हो जाए, तो उसकी कैपेसिटी कंटेनर की भी तो ख़त्म हो जाएगी ना। क्योंकि उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, वो बर्स्ट कर जाएगा, तो आपका कंटेनर का भी नुकसान हो गया, साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपके जो भी चीज़ बॉयल कर रहे थे वो भी नुकसान में चली गई। इसीलिए कहा जाता है कि हम इतने जो तरीके पढ़ रहे हैं कि वाटर की हार्डनेस को कैसे रिमूव करना है, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, वाटर की हार्डनेस को रिमूव जब कर देंगे, हाउ आर दे रिमूव्ड, सिंपल सी बात है, वाटर की हार्डनेस रिमूव कर दे, क्योंकि वाटर जब तक हार्ड रहेगा तब तक बॉयलर स्केल ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, और ये बॉयलर स्केल्स आप सबको याद है, टरबाइंस में भी बनेंगे, बॉयलर में भी बनेंगे, स्टीम इंजन में भी बनेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसी वजह से अगर बॉयलर स्केल्स के बारे में पूछा जाए, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के बारे में पूछा जाए, तो ये सारे क्वेश्चन यूँ समझे एक ही बात हो रही है, एक ही बात है। इसी वजह से रिएक्शंस मैंने आपको साथ साथ दोबारा से रिवाइज करवाए हैं। पेपर में जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो रिएक्शंस लिखे बगैर कभी भी आपने इनको एक्सप्लेन नहीं करना। रिएक्शन लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, रिएक्शन के बगैर आप कभी भी इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे कि आपने हार्डनेस ऑफ वाटर की बात किस तरह की है। तो इसी वजह से आपने हमेशा रिएक्शंस लिखने हैं, जितने रिएक्शन समझाए गए उनकी डिटेल लिखना बहुत ज़रूरी है। आप इन रिएक्शंस को भी देखें, साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी देखें। बॉयलर स्केल का क्वेश्चन है, तो बॉयलर स्केल पे अगर डिसएडवांटेजेस पूछे जाएँ कि बॉयलर स्केल की वजह से नुकसानात कौन-कौन से होते हैं, तो उनको भी आपने ज़रूर स्पेसिफ़ाई करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? ये है आपके सारा पूरा का पूरा टेस्ट योरसेल्फ। इससे इसके अलावा क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँगी कि स्कम फॉर्मेशन वगैरह वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन क्वेश्चंस पे फ़ोकस अपना रखें। कॉन्सेप्ट आना और उसको लिखने का तरीका आना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन ये नहीं पता कि पेपर में उसको लिखना किस तरह से है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट भी समझें, साथ-साथ उसको लिखने का तरीका भी समझें। तो मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, ये इस तरह बताई गई हैं कि आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता हो। सबसे पहले क्या पता होना ज़रूरी है कि हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उसके साथ-साथ जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए कि पेपर में किस तरह लिखने हैं। जितने पॉइंट्स बताए जाएँ, उनको भूलना नहीं है, क्योंकि वो जब आप लिखेंगे अपने आंसर में, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के हिसाब से हमने चीज़ों को डिस्कस कर लिए। आप इसको रिवाइज़ करें, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।